नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, जो ड्रीम नौकरी अध्ययन में आपको जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं हमारे, उनके लिए बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट आपको होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्पेशल एजुकेटर हैं, इस चैनल से जुड़ जाएँ। बेशक चाहे आपको फॉलोवर्स यहाँ पे कम लग रहे होंगे, लेकिन जो कंटेंट है वो आपको बिल्कुल एक नंबर का मिलने वाला है। तो जो इसके अलावा क्या मेरे पास कुछ मॉक टेस्ट हैं, जो मैं क्या करता हूँ कि एक ऐप के अंदर देता हूँ और जिसको बहुत ही कम कीमत पर जो आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो देखो मेरे यहाँ पे नंबर है 9736362010। आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप मॉक टेस्ट यहाँ पे चाहते हैं। तो ये बच्चों इसमें क्या होता है कि मैं आपको ग्रुप में दे देता हूँ या ऐप में दे देता हूँ वहाँ पे डाल के, और कुछ जो फ्री नोट्स है वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, और जो क्या है कुछ जो ऐप वाले हैं वो मैं ऐप में दे देता हूँ। तो इसमें क्या है कि आपको एक जगह पे पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाता है, आपको इधर-उधर नहीं भटकना पड़ता। जितना भी आपका टेस्ट का हो चाहे कमीशन का हो, अगर आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए, और इसके अलावा जो मेरा ग्रुप है उससे भी आपको जुड़ना चाहिए, जिसमें क्या है आपको जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है टाइम टू टाइम। तो हम करते हैं आज स्पेशल एजुकेशन का मॉक नंबर 3 यहाँ पे, और मॉक नंबर 3 का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि एप्पल ट्री प्रोग्राम भाषा शिक्षण की किस प्रविधि के अंतर्गत आता है? तो प्राकृतिक प्रविधि है, संरचनात्मक प्रविधि है या संयुक्त प्रविधि है? तो ये आपको यहाँ पे आंसर इसका बताना है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, संरचनात्मक प्रविधि के अंदर यहाँ पे ये आता है। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि एनसीएफ 2005 का कौन-सा अध्याय समावेशी शिक्षा की यहाँ पे बात करता है? यहाँ पे इसकी ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 या फिर 5? तो अगर आपको पता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर 1981 से पहले कब मनाया जाता है? देखो 3 दिसंबर को ना 1981 से स्टार्ट किया गया है। उससे पहले इसको किसी और टाइम पे मनाया जाता था, वो आपसे पूछा गया है यहाँ पे। तो प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को, प्रत्येक मार्च के चौथे रविवार को, प्रत्येक मार्च के 5वें रविवार को, या प्रत्येक मार्च के छठे रविवार को मनाया जाता था। तो आपने इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे अगर आपको पता है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहने वाला है। प्रत्येक मार्च के तीसरे रविवार को इसको मनाया जाता था। क्वेश्चन है कि एक समावेशी विद्यालय किसको बोला जा सकता है? एक समावेशी विद्यालय, एक समावेशी विद्यालय की परवाह किए बिना सभी को अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध करना चाहिए। देखो प्रतिबद्ध करने के यहाँ पे अगर कहीं पे बात आ जाती है तो उस ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कट कर सकते हैं, है ना? उस ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? आपको ये बताना है मुझे पहले। एक समावेशी विद्यालय में क्या विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है? और देखो विद्यार्थियों के बीच में अंतर करता है या नहीं करता है? दूसरा ऑप्शन आपको मुझे ये बताना है। पहले में क्या प्रतिबद्ध करता है परिणामों को सुधारने में, ध्यान से आपने सुनना है। और इसमें क्या विद्यार्थियों के मध्य अंतर करता है, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। जो हमारे पास क्या है विशेष रूप से जो सक्षम बच्चे हैं उनके लिए क्या है अ, चुनौतीपूर्ण जो कम चुनौती वाले क्या लक्ष्य यहाँ पे निर्धारित करता है, क्या ऐसा है? योग्य विद्यार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। जो योग्य विद्यार्थी विशेष रूप से जो योग्य व्यक्ति हैं, तो उनके लिए क्या है कि अधिगम के परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है, क्या ऐसा है? या विद्यार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उन्हें सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। देखो बच्चा अब मैं आपको बताता हूँ। देखो योग्यता के अनुसार सीखने में होना चाहिए, निर्योग्यता नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कट हो गया। अब देखो विद्यार्थियों के बीच में अंतर थोड़ी ना करेगा, ये क्या है समानता की ओर ले जाने की बात करता है कि चाहे स्पेशल हो चाहे सामान्य वालों को, सबको क्या है यहाँ पे उसमें कोई भी अंतर यहाँ पे नहीं करना है, सबको समान रूप से देखना है। दूसरा कि जो विशेष रूप से जो सक्षम बच्चे लिखना है, अक्षम आना चाहिए, तो यहाँ पे सक्षम लिख दिया उल्टा, है ना? तो यहाँ से भी एक ऑप्शन यहाँ पे कट हो जाता है। योग्य विद्यार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। जो योग्य हैं, उनके परिणामों को सुधारने के लिए क्या उनके परिणामों को
सुधारने की यहाँ पे बात की गई नहीं, हमें सबके ऊपर ध्यान देना है, इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान देना है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे कट हो जाता है। तो इसमें बोला गया है पहले वाले ऑप्शन में विद्यार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना कि उसके अंदर क्या है कि क्या क्षमता है, क्या उनकी कमियाँ है, उनकी परवाह किए बिना क्या है अधिगम के को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि हमें क्या है उनको क्या है उनके क्या उनके अंदर की बच्चे के अंदर क्या कमी है, उसको नहीं हमने देखना, उसको नज़रअंदाज करना है। लेकिन जो उनके अंदर क्या है क्षमता है एक तरह की, है ना? कि उनके अंदर जो एबिलिटी है उसको हमें और ज़्यादा यहाँ पे निकालना है और उससे हमें क्या करना है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं बच्चों को क्या है समावेशन की तरफ लेके जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है ना? दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए क्या राष्ट्रीय संस्थान यहाँ पे कहाँ पर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था। ये आपको खुद ही यहाँ पे लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से मॉडरेटली सीवियर श्रवण ह्रास कितना होता है? जो मॉडरेटली सीवियर हेयरिंग लॉस क्या है, कितना होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे पास क्या है बच्चे, इसका सही आंसर जो मॉडरेट वाले हैं क्या 56 से 70 डीबी यहाँ पे होते हैं। शारीरिक विकलांगता के कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है शारीरिक विकलांगता का? जन्म उपरांत क्षति की जन्म के बाद उसको कोई क्षति हो जाना, आनुवांशिकता, चिंता या जन्म पूर्व क्षति। तो बच्चे इसका आंसर सही क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 7 का सी आंसर यहाँ पे सही रहने वाला है, चिंता इसका सही आंसर है। CAPTM का पूरा नाम क्या है? CAPTM का PTA का पूर्ण रूप क्या है? तो चाइल्ड अब्यूज़ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट है, या चाइल्ड अब्यूज़ पैरेंटल एंड ट्रांसजेंडर एक्ट है, या चाइल्ड एडिशनल प्रोग्राम फॉर थैलेसीमिया एक्ट है, या फिर चाइल्डहुड एडल्ट एंड पैरेंटल ट्रीटमेंट एक्ट है। तो आपको बताना है कौन से वाला इसका सही आंसर है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही रहने वाला है, चाइल्डहुड अब्यूज़ प्रिवेंशन एक्ट एंड ट्रीटमेंट एक्ट इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है कि द वाइल्ड बॉय ऑफ एवियन किसकी बुक है ना? द वाइट बोल्ड ऑफ एवियन किसकी बुक है, ये हमसे पूछा गया है, किसकी ये पुस्तक है? एवियन किसकी बुक है? अगर आपको पता है तो मुझे बताओ। जीन मार्क इटार्ड की है, एलन की है, कार्लसनिक की है, या फिर प्लेटो की है? तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 9 का ए सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि छात्रों का विविध समूह को होने का सीधा सा मतलब है कि छात्र अपने तरीके से डैश हैं। छात्रों के विविध समूह होने का क्या लग जो उनका एक यूनिक ग्रुप होता है ना, एक डाइवर्स ग्रुप होता है, तो उसमें क्या है उसमें उसका अर्थ पूछा गया यहाँ पे कि उसका अर्थ क्या होता है, इस समूह का अर्थ क्या होता है कि छात्र अपने आप में अपने तरीके से डैश हैं, अपने-अपने मतलब अपने तरीके से डैश हैं, उदित हैं, साधारण हैं, प्रतिभाशाली हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हमारे पास ए रहने वाला है, तो ए इसका सही आंसर है। हर एक बच्चा अपने आप यूनिक है, अद्वितीय है। डिसेबल लिखने का सही तरीका क्या है आपसे पूछा गया है, तो ए बी सी डी कौन सा आंसर है? कैपिटल डी, कैपिटल बी, कैपिटल डी, स्मॉल बी, कैपिटल बी, और स्मॉल डी और कैपिटल बी, ये सॉरी स्मॉल डी और स्मॉल बी, कौन से वाला सही आंसर है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या 11 का आंसर क्या रहने वाला है? 3 यहाँ पे रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 नंबर यहाँ पे रहने वाला है, छोटा डी और कैपिटल बी। आवश्यकता आधारित शिक्षा किससे संबंधित है? आवश्यकता आधारित शिक्षा किससे संबंधित है? होम बेस्ड से है, कोचिंग एजुकेशन से है, फैमिली एजुकेशन से है, या फिर इंक्लूजन एजुकेशन से है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था DSSB में जो TGT का एग्जाम था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है हमारे पास? डी रहने वाला है। पहले बधिरांध व्यक्ति जिन्होंने कॉलेज तक की डिग्री हासिल की थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है? हेलेन केलर यहाँ पे रहने वाला है। अक्षमता के किस स्तर पर हुई गड़बड़ी? अक्षमता किस स्तर पर हुई गड़बड़ी है, ये आपको बताना है। कार्यात्मक स्तर पर, शारीरिक ढांचे के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर है, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। 14 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारे पास कार्यात्मक स्तर पे हुई अक्षमता क्या है यहाँ पे?
अक्षमता कार्यात्मक स्तर पर होती है, जो अक्षमता स्तर पे हुई जो गड़बड़ी है उसका सही आंसर क्या है? कार्यात्मक स्तर पर होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही बना था, आपको लग रहा है कुछ अटपटा सा कुछ पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन ये जो हमारे पास बिहार का स्पेशल एजुकेटर टेस्ट हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए थोड़ा-सा ये ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ये क्या आप थोड़ा-सा उलझाने के लिए ऐसे घुमा के क्वेश्चन बना देते हैं। तो एनएचएफडीसी की स्थापना कब हुई थी? ये भी बिहार में पूछा गया, स्पेशल एजुकेटर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपने इसका बताना है कि कब इसकी स्थापना हुई थी। एनएचएफडीसी। मुझे पहले आपको इसका क्या होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि एनएचएफडीसी है क्या हमारे पास। ये नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसकी जो फुल फॉर्म है। एक बार फिर से सुन लीजिए, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। ये हमारे पास कब स्टार्ट हुई थी? 24 जनवरी 1997 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी? 24 जनवरी 1997 को ये स्टार्ट हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय सहायता प्रदान प्रदान करना है उनको, और उनके जो कौशल है उनमें क्या बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 के निम्न में से अविभेदीकरण की विशेषता क्या है? कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन की यहाँ पे पूछी गई है कि क्या विशेषता यहाँ पे हो सकती है कि किसी के साथ क्या नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो। समान अवसर प्रदान करना, सामाजिक भेदभाव करना, जाति, धर्म के और रंग के आधार पर शिक्षा प्रदान करना, केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। देखो जहाँ पे केवल आया तो उस ऑप्शन को क्या कर दो, कट कर दो। जाति, धर्म और शिक्षा रंग के आधार पर शिक्षा प्रदान करना। क्या जाति और धर्म देके शिक्षा दी जाएगी? तो गलत हो गया। अब देखो जहाँ यहाँ तो पहले डिस्क्रिमिनेशन लिखा गया है, वहाँ पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे पूछा गया, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे कट हो गया, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के स्पेशल एजुकेटर, जो हमारे पास राजस्थान का जो स्पेशल एजुकेटर कमीशन हुआ था। इस प्रकार के डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे जो एक-एक अक्षर का उच्चारण सही तरीके से कर पाते हैं, परंतु समूह में अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में उनको समस्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 से आपको बताना है सही आंसर क्या है? कि डिस्लेक्सिया से पीड़ित हैं वो एक प्रकार के, वो एक-एक अक्षर का उच्चारण तो सही कर पाते हैं, जैसे ब, स, द ये तो सही करते हैं, लेकिन परंतु जो समूह में अक्षरों को पढ़ना, जैसे मैंने अब पढ़ा जैसे कि अमर, अमर पढ़ना है मान लो, है ना? राजीव ये तो सही पढ़ा, लेकिन जब उसको एक बार में पढ़ना राजीव, तो कहीं न कहीं उसको क्या है, कहीं न कहीं गलत पढ़ रहा है उसको, या उसको पैटर्न को पहचानने में कि क्या ये बन रहा है, तो उसको पढ़ने में उसको कहीं न कहीं पे दिक्कत आ रही है। जैसे कबूतर, कबूतर तो उसने सही-सही पढ़ा, अलग-अलग पढ़ा, लेकिन जब उसको क्या पढ़ा, एक साथ पढ़ा उसने, तब क्या हो गया क्या बोलते हैं, तबूतर बोल देते हैं कभी-कभी, मतलब ऐसा हो सकता है। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है वो आपने बताना है। तो 17 का हमारे पास सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रहने वाला है। डाइसेट डाइश डाइसेडेटिक डिस्लेक्सिया इसको बोला जाता है, डाइसेडेटिक डिस्लेक्सिया इसको बोला जाता है। प्रत्यक्ष इसको नहीं बोला जाएगा। डायसिडेसिया डिस्लेक्सिया इसको नहीं बोला जाएगा। डिस्ग्राफिया के साथ डिस्लेक्सिया ये भी इसको नहीं बोला जाएगा। तो इसका क्या सही आंसर है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही आंसर है। आरसीए द्वारा विशेष शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षण कार्यक्रम को अधिकतम कितने वर्ष की मान्यता प्रदान की गई है? आरसीए द्वारा विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिकतम कितने वर्ष की मान्यता प्रदान की गई है? देखो बच्चे इसमें क्या है, कार्यक्रम अधिकतम तो तो ये क्या है बच्चे कि इसमें क्या होता है, जो अलग-अलग क्या प्रशिक्षण वगैरह होते हैं, अलग-अलग जो हमारे पास जो आरसीआई के द्वारा वो चलाए जाते हैं, कोर्सेज़ वगैरह जो चलाए जा रहे हैं, तो उसमें कितने साल तक की मान्यता अधिकतम दी जाती है? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल? इसका आंसर बच्चों क्या रहने वाला है? 5 वर्ष इसका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। यूएनसीआरपीडी में कितने अध्याय हैं? जो हमारे पास क्या है, यूएनसीआरपीडी में कितना अध्याय हैं? आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले आप मुझे बताओ कि यूएनसीआरपीडी क्या है? पहले इसकी फुल फॉर्म ही आप मुझे बताओ कि हमारे पास क्या है, यूएनसीआरपीडी की फुल फॉर्म मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फुल फॉर्म क्या है? आप इसका क्या कमेंट करो। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का सही आंसर है, अगर आपको पता है तो। और इसका मैं क्या पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर कितने चैप्टर हैं या फिर कितने अध्याय हैं, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो बताइए आप कितने अध्याय हैं, अगर आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या है, 50 चैप्टर यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सीआरई पॉइंट्स को इकट्ठा किए जाते हैं, किस लिए सीआरई पॉइंट इकट्ठा किए जाते हैं? फॉर फ्रेशर रजिस्ट्रेशन के लिए, एडिशनल रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बच्चे रिन्यूअल के लिए हम करते हैं इसको, है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी ये चर्चा में भी है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जैसे पहले 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता, अब 7 साल में करवाना पड़ता, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है ना। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के किस अध्याय में शिक्षा की बात की गई है? तो हमारे पास क्या दिव्यांगता अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में 2016 में किस में क्या है शिक्षा की बात की गई है, कौन से वाले अध्याय में? तो 21 का हमारे पास सही आंसर क्या है, चैप्टर नंबर 3। तो आपने जो सीआरआर वाला है वो पढ़ लेना, पहले 5 साल तब उसको 7 साल कर दिया गया है, और उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है आप जैसे, है ना, इम्पोर्टेंट की जो रिन्यू कराने के क्या है कितनी यहाँ पे डेट रखी गई है, तो आपसे 7 साल अब आएगा, पहले वो 5 साल रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, समस्यात्मक बालक वे हैं जिनका व्यवहार व्यक्तिगत गंभीर रूप से असामान्य होता है, यह कि कथन किसका है? तो आपसे डेफिनेशन पूछी गई कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो बच्चे अगर आपको पता होगा तो ये डेफिनेशन किसके द्वारा, वैलेंटाइन के द्वारा यहाँ पे दी गई है। क्वेश्चन नंबर फिर हमारे पास क्या आएगा, 24। क्वेश्चन नंबर 24 अब हम पहुंच चुके हैं। निम्न में से कौन सा विशेष क्षेत्रों के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम की मान्यता प्रदान करता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करने की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसका आंसर क्या है हमारे पास, आरसी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यहाँ पे है ना, कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को क्या है, कौन सा वो मान्यता यहाँ पे देता है। अगर आपने भी ये लगाया तो आपका आंसर क्या होगा, गलत, क्योंकि इसका सही आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्योंकि हमारे पास मान्यता कहाँ से मिलती है, जो विशेष शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम है आरसीआई के द्वारा ही हमें मान्यता मिलती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नहीं है, ये बुक्स वगैरह के लिए और चीज़ों के लिए काम करते हैं, रिसर्च वगैरह के लिए ज़्यादा वो फोकस करती है, ठीक है। जो मेनली कि हम क्या टीचरों को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, उसको एनसीटीई देखती है, बाकी एनसीईआरटी किसको देखती है, बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको कैसा पढ़ाए, वो बच्चों के ऊपर रिसर्च वगैरह करती है मेनली, और जो उनके जो चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर रखने हैं, कौन से काटने हैं, कैसे उसको पढ़ाया जाना है, उसके ऊपर काम करती है। और आरसीए के स्पेशल फील्ड में ऐसे ही काम करते हैं, स्पेशल बच्चों के लिए हम कैसे कैसे कौन कौन से कोर्सेज चलाएं उनके टीचर्स के लिए, या फिर उन बच्चों के लिए हम कैसे कैसे बेनिफिट्स दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती है ना। तो सारे मिलजुल के काम करें। भारतीय पुनर्वास परिषद किस अध्याय में 4 में किस अध्याय में 4 विकलांगताओं की व्याख्या की गई है? तो बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, राष्ट्रीय काउंसिल ऑफ इंडिया है, 4 डिसेबिलिटीज़ को एक्सप्लेन करता है, तो कौन किस चैप्टर में ये बात की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन हमारे पास से रीट के एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान के जो एग्जाम होता है उसको रीट बोला जाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्रवण बाधित बच्चों की प्राकृतिक भाषा कौन सी है? श्रवण बाधित बच्चों की प्राकृतिक भाषा कौन सी है? मौखिक है, सांकेतिक है, या फिर दोनों की दो है? तो बताइए आप किसका सही आंसर क्या रहने वाला है? बच्चे जो श्रवण बाधित हैं उनके लिए साइन लैंग्वेज चलेगी, है ना, तो बोल के कैसे बताएंगे वो। निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का विशेषता नहीं है, पूछा गया यहाँ पे, है ना। यह केवल विशिष्ट छात्रों के सीखने की अभिवृद्धि करती है, समान अवसर प्रदान करती है, और सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है, या ये सभी के सभी? तो बच्चे ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पे सही हो गया, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका अब नहीं होगा। और फिर उसका क्या है, समान अवसर प्रदान करती है, हाँ सभी को क्या है अपॉर्चुनिटीज तो देती है कहीं ना कहीं पे, तो इसका आंसर ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमें सही ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम ये नहीं करती समावेशी शिक्षा। आई होप कि आप समझे होंगे। 28 में आईईपी का पूर्ण रूप पूछा गया है, अरे ये हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चंडीगढ़ में 2 एग्जाम है, दोनों में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्पेशल के टीजीटी और जो पीआरटी दोनों में शायद ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आईएफपी का पूर्ण रूप पूछा जाता है, तो इसमें आपने बताना है कि कौन-सा सही आंसर है 28 का, है ना? तो क्या है इंडिविजुअलाइज़्ड एजुकेशनल प्रोग्राम इसको यहाँ पे बोला जाता है। ओफ! माफ़ कीजिए थोड़ा-सा इसमें एरर आ गया है। अभी ठीक है ना? हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर हम कितने पे थे 28 पे है ना? 28 का हम क्या कर रहे थे इसका आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रहने वाला था, है ना? ये है ना इंडिविजुअलाइज़्ड एजुकेशनल प्रोग्राम इसका सही आंसर था। तो 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन-सी अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता है? तो आपको ये बताना है कि 50 या 50 से नीचे की बुद्धिमत्ता ये अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता है। नहीं, ये गलत है। अन्य बच्चों के को धमकाना या आक्रामक व्यवहार करना ये उनकी विशेषता है। नहीं, ये गलत हो गया, है ना? धमकाएँगे थोड़ी, उनको धमकाने का लर्निंग डिसेबिलिटी है उनको। धमकाने की कहाँ से बात आ गई? एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार-बार दोहराना या धारा प्रवाह पढ़ने या शब्दों की उलट-पुलटने में कमी। तो ये वाली नहीं है बच्चे दोहराने वाली, इसमें कोई ऐसा है नहीं। एक ही प्रकार की गत्यात्मक यानी कि हमारे पास क्या है डायनामिक जिसको बोला जाता है। डायनामिक एक्शन को अगेन एंड अगेन उसको क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं उसको। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है क्योंकि डिसेबिलिटी उनको क्या लर्निंग रिलेटेड है, तो इसमें क्या पढ़ने या फिर शब्दों से रिलेटेड इसको कहीं न कहीं पे रहेगी। डिस्लेक्सिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सैमुअल किर्क ने किया था, हेलन केलर ने किया था या फिर एडोल्फ बर्लिन ने किया था या फिर एडवर्ड जेनर ने किया था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। सी इसका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे कि जितने मैंने आपको आज भी ये 30 क्वेश्चन कराए हैं, मैं 30-30 के सेट आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो जिससे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर बनते हैं तो जैसे कि मेरा पिछली बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि आपके एग्ज़ाम में जो आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपने पढ़ाया वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। हमारे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे लगे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को क्लियर भी हुआ था, मुझे बहुत खुशी हुई थी वो मुझे मिले थे। तो अ, आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। अगर आप भी चाहते हो वैसे मेरे नोट्स लेना या फिर मेरे ग्रुप से जुड़ना तो आप ये दिए जो मेरा ये नंबर दिया गया इस पे आप कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। मेरा नाम है मिस्टर जॉन और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इससे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे पास ग्रुप में कभी भी जो है उसमें जुड़ सकते हैं। ड्रीम नौकरी अध्ययन के नाम से मेरा ग्रुप भी है और वहाँ पे चैनल भी है और ये जो मेरे पास ये जो यूट्यूब का जो चैनल है इसको भी आप क्या सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर से लाइक करें और कमेंट ज़रूर से करें इसमें। आपकी एक छोटा-सा कमेंट है, छोटा-सा लाइक है, मेरी क्या और उम्मीदों को और अच्छा कर देता है। मैं आपको और अच्छा कंटेंट लेके आने की यहाँ पे कोशिश फिर और अच्छी करता हूँ, है ना? और बढ़-चढ़ के करता हूँ, ठीक है? आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नए तथ्य के साथ या किसी नए कंटेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।